अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जैसे पीछे भी हमने कंसंट्रेशन यूनिट्स जो है वो डिस्कस की, मोलैरिटी मोलैलिटी। आज जो है हम मोल फ्रैक्शन डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ कहते हैं कि इट इज़ अ रेशो। मोल फ्रैक्शन इज बेसिकली एक रेशो होता है बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। यानी एक सोल्यूशन है, उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के मुख्तलिफ मोल्स मौजूद हैं। अब उसमें हम एक कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है, और उसके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसका रेशो निकालते हैं उस सोल्यूशन में मौजूद जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर वन। तो उसका रेशो लेते हैं विद द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। ठीक है, सो यानी यहाँ पे कहते हैं कि मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, और उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इस सोल्यूशन में मौजूद हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी। अब इसके लिए अगर हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला निकालते हैं, सो मोल फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं, जो ए कंपोनेंट है इसके नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जाहिर है सोल्यूशन है और इसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट मौजूद हैं। अब ये मुख्तलिफ कंपोनेंट के मुख्तलिफ मोल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन ए कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कंपोनेंट। इसमें चूंकि हम ए वाले का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम इसमें यहाँ पे एक मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पहले कंपोनेंट का। ठीक है, सो हम यहाँ पे कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट का रेशो हम लेते हैं with the total number of moles of all the components present in that particular solution। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ये तो हमारे पास एक्स ए कंपोनेंट के लिए हो जाता है। इसी तरह हम एक्स बी कंपोनेंट के लिए इसको फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स बी के लिए क्या हो जाएगा? एन बी हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, इसी तरह अगर हम एन जो एक्स सी होता है इसके लिए अगर हम निकालें, तो यहाँ पे एन सी हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देते हैं, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। सो यहाँ पे ये हमारे पास मुख्तलिफ जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन फॉर कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन फॉर कंपोनेंट बी एंड मोल फ्रैक्शन फॉर कंपोनेंट सी, इन सबको इस तरह से इसी तरीके से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना है कि इसमें जो द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो सम होता है, ये हमेशा किस चीज के इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ठीक है, यानी इसका हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कंपोनेंट ए है, मोल फ्रैक्शन फॉर कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सी, इट विल बी इक्वल्स टू 1। अब इस ए का मतलब ये है कि ये हमारा ये वाला कंपोनेंट, एक्स बी का मतलब ये वाला, और एक्स सी का मतलब ये। अब इन सब का जो सम है वो किस चीज के इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं। ठीक है, सो वो एग्जाम्पल जो है अभी हम डिस्कस करेंगे, उसके जरिए से हम मोल फ्रैक्शन का जो पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरी जो डेफिनेशन है, ये फिर समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि जिसके जरिए से हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। सो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में बोलते हैं एक सोल्यूशन है जिसमें 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल मौजूद है, 3 मोल्स ऑफ वाटर मौजूद है। ठीक है, अब इनके लिए हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, अल्कोहल के लिए भी और वाटर के लिए भी। ठीक है, सो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे नंबर ऑफ मोल। अगर आप लोग क्या करते हो, वाटर को आप क्या लेते हो? N1 लेते हो। ठीक है, फॉर N1 मीन्स जो पहला कंपोनेंट है, या Na इसको हम कह सकते हैं। जो पहला कंपोनेंट है वो आपका क्या है? वाटर है, और उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं स्टेटमेंट में आप लोग देख सकते हैं, उसके 3 मोल्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसी तरह अगर आपके पास अल्कोहल है, इसको हम N2 कहते हैं, अल्कोहल, इसके 2 मोल्स मौजूद हैं। अब इनका ना हमें मोल फ्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है। अब जानते हैं हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हम x1 के लिए फाइंड आउट करें, x1 इज इक्वल्स टू n1 डिवाइडेड बाय na डिवाइडेड बाय na प्लस nb।
सो यहाँ पे इसी तरह अगर हम x2 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB, यहाँ पे हम A भी लिख सकते हैं, यहाँ हम B लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स फॉर A कंपोनेंट है या वन कंपोनेंट है वो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। सो फॉर वन कंपोनेंट इट इज 3 लिख दिया हमने। नंबर ऑफ मोल्स फॉर A इज इक्वल टू 3 प्लस, और जो दूसरा है जो NB है उसके लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/5। अब 3/5 को जब हम एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.6, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो XB है उसको अगर हम डिनोट करना चाहें तो XB के लिए क्या आ जाएगा, XB के 2 मोल्स हैं, ठीक है, इसके 2 मोल्स है एंड नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 2 है। इसी तरह जो नंबर ऑफ मोल्स फॉर बोथ 3, A के लिए 3 हो जाएगी, B के लिए 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। जब 2 को 5 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.4। जैसे हमने पहले भी बात की कि जो नंबर ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन, ठीक है, वो हमेशा इक्वल होता है किस चीज की, यानी नंबर ऑफ A फॉर A मोल फ्रैक्शन फॉर B इक्वल्स टू 1। अब अगर हम A के लिए यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ आ जाएगा 0.6 प्लस, अगर हम B के लिए यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4, और ये इक्वल होगा किस चीज के, 1 के। सो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उसका मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। सो यहाँ पे हमने बात की थी इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पार्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। देखो, एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, फिर उसके बाद हमने डिवाइड कर दिया द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सो ये था हमारे पास एग्जांपल और ये मोल फ्रैक्शन।